एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 24 मार्च के लिए टॉप 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रश्न हैं आपके जो 100% आपको एग्जाम में पूरे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। भरोसा रखें, पूरे प्रश्न को कंप्लीट करें। 10 प्रश्न हम पढ़ेंगे, 10 में से आपके 5 प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपका यहाँ से पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉक थेरेपी के 3 परिणाम क्या हैं? शॉक थेरेपी के 3 परिणाम आपको बताने हैं। तो शॉक थेरेपी के परिणाम इस तरह से हेडिंग डाल लेना है। पहला है राज्य नियंत्रित बड़े औद्योगिक परिसर का पतन। दूसरा है 90% उद्योगों को पौने में दमा पर बिक्री के लिए रखा गया। तीसरा है रूबल का मूल्य गिर गया। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ से ये आपका दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से, स्पष्ट कीजिए। पहला है भौगोलिक निकटता और साझा इतिहास। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की भौगोलिक निकटता और साझा इतिहास ने एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बनाने में मदद की है। दूसरा है आर्थिक एकीकरण। यूरोपीय संघ ने एक एकल बाजार स्थापित किया है जिससे माल, सेवाओं, लोगों और पूंजी की मुक्त आवाजाही होती है। तीसरा है साझा मूल्य और लक्ष्य। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच शांति, लोकतंत्र और मानव अधिकारों जैसे साझा मूल्य और लक्ष्य संगठन को मजबूत करते हैं। तो ये यहाँ से आपके 3 पॉइंट हो गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे और ये यहाँ से आपका चौथा पॉइंट है, यूरो मुद्रा। यूरोपीय संघ ने यूरो मुद्रा की शुरुआत की है जिससे सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं और ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से भी अब ये आपका यहाँ से तीसरा प्रश्न है, आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। आसियान विजन 2020 एक दस्तावेज है जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। पहला है आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी जाएगी। टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय तथा एक आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है। तो दोनों पॉइंटों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ये यहाँ से तीसरा है, आसियान विजन 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु हथियारों से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये तीसरा पॉइंट हो गया है और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट करते चलना है। चौथा प्रश्न है ये आपका, राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपको यहाँ पे बतानी है। इस तरह से हेडिंग डालना है आपको, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहली है विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा। दूसरा है विस्थापन और अभूतपूर्व हिंसा। तीसरा है खाद्य और अन्य उपभोक्ता वस्तु की कमी। चौथा है पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न बाहरी खतरा। पांचवा है अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और छठा है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना और विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करना। तो ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हो गई हैं आपकी और ये यहाँ से
अब छठा प्रश्न हम पढ़ेंगे, सॉरी 5वां। तो ये आपका यहाँ पे 5वां है। राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का क्या काम था? उनकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? तो पहला पॉइंट है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है, आयोग ने प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य की सीमाओं को पुनर्गठित करने की सिफारिश की। तीसरा है, आयोग ने राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न कारकों जैसे भाषा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा। चौथा है, आयोग ने राज्यों की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण सिफारिश, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट कर लेना है सभी को। और ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। तो भरोसा रखें आप, 10 में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, कंप्लीट कर लेना है। नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या आपको करनी है। तो नक्सलवादी शब्द का प्रादुर्भाव भारत बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल राज्य के नक्सलवाड़ी गांव के नाम के आधार पर हुआ। यहाँ 1967 को जमींदार के खिलाफ आदिवासियों ने हथियार उठाकर उनका सामना किया। नक्सलवादी एक ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है जिसका यह मानना है कि साधनहीनों की स्थिति में परिवर्तन केवल सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही लाया जा सकता है। नक्सलवादी मुख्यताओं के दर्शन में विश्वास रखते हैं और नक्सलवादी माओ के विचार क्रांति की सफलता अच्छे किस्म के हथियारों पर नहीं बल्कि अच्छे ढंग से लोगों की लामबंदी पर निर्भर करती है, वे इससे सहमत थे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आए इसलिए यहाँ पे मैं आपको पूरे प्रश्न का आंसर समझा रही हूँ। अब 7वां प्रश्न समझ लेते हैं। 7वां है, आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो आपातकाल लागू होने के बाद इसके निम्नलिखित प्रभाव सामने आए हैं। पहला, सभी नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया और जनता की राय प्रकट करने वाले साधनों पर रोक लगा दी गई। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा है तमिलनाडु और गुजरात जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति और न्यायपालिका की शक्तियों पर रोक लगाते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए। यहाँ से तीसरा पॉइंट है, आपातकाल को और प्रभावशाली बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा लागू किया गया और इसने सरकार को यह शक्ति दी गई कि बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट कर लेना है आपको। अब ये आपका यहाँ से 8वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो दक्षिण एशिया की 4 विशेषता हम पढ़ेंगे। तो पहला है भौगोलिक विविधता। दक्षिणी एशिया में हिमालय जैसे विशाल पर्वत, सिंधु गंगा के मैदान जैसे उपजाऊ मैदान और समुद्र तट जैसी विविध भौगोलिक विशेषताएं हैं। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता। यह क्षेत्र विभिन्न धर्मों, भाषा और संस्कृतियों का संगम है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में दिखाई देता है। तो आप इसमें से 1-2 नाम लिख लें और पॉइंट को आप थोड़ा सा छोटा कर लें। और आपका यहाँ पे जो अगला है, आर्थिक असमानता। क्षेत्र में आर्थिक विकास में असमानता है। कुछ देशों में गरीबी और विकास की चुनौतियां हैं जबकि कुछ अन्य आर्थिक रूप से विकसित हुए हैं। तो दक्षिण एशिया की 4 विशेषता में से हमने 3 विशेषता यहाँ पे पढ़ ली हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। और ये आपकी यहाँ से चौथी विशेषता है, राजनीतिक अस्थिरता। दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की घटनाएं भी देखी जाती हैं जो क्षेत्रीय सहयोग और शांति के लिए एक चुनौती है।
ये आपकी यहाँ पे विशेषता हो गई। और ये यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से 9वां प्रश्न है, जिसमें आपको श्रीलंका के जाति संघर्ष को समझाइए। तो श्रीलंका के जाति संघर्ष में भारतीय मूल के तमिलों की भूमिका प्रमुख है। आज़ादी से पूर्व अंग्रेज कुछ तमिलों को मजदूर के रूप में श्रीलंका ले गए थे। क्या हुआ कि आज़ादी से पूर्व अंग्रेज हैं वो तमिलों को कहाँ पे ले गए? श्रीलंका में ले गए, जो वहीं बस गए। परंतु आज़ादी के बाद भी तमिलों का श्रीलंका में बसना जारी रहा, लेकिन इसके बाद भी जो तमिल थे वो श्रीलंका में बसे रहे। और श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोगों का मानना था कि श्रीलंका सिंहलियों का ही है, इसलिए तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण तमिलों में असंतोष व्यक्त हो गया एवं 1976 में एक उग्र तमिल गठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का जन्म हुआ, जिसने सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। इस अलगाववादी गठन का उद्देश्य श्रीलंका उत्तर प्रांत और पूर्वी प्रांत में एक स्वतंत्र तमिल राई इमल की स्थापना करना था। और ये यहाँ से है आगे आपका 1983 से 2009 के बीच गृह युद्ध में कम से कम इसमें 10 लाख लोग मारे गए, जिनमें से कई श्रीलंकाई तमिल थे और 8 लाख श्रीलंकाई तमिल श्रीलंका छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, पॉइंट को आप समझेंगे तो अच्छे से कंप्लीट आप कर पाएंगे। कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप इनको कंप्लीट कर लें अच्छे से। और ये आपका यहाँ से 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपको सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्य ये हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा है शांति के लिए खतरा या आक्रामकता का पता लगाना, खतरे का पता लगाना है और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। तीसरा है समायोजन के तरीके या निपटान की शर्तें सुझाना, प्रतिबंध लगाना, बल प्रयोग करने का अधिकार लेना और आतंकवाद पर नियंत्रण करना। 8वां है किसी भी अवैध संगठन या हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करना। और 9वां है सदस्य देशों और उनकी सैन्य शक्ति के इस्तेमाल पर निगरानी रखना। ये आपका यहाँ से 10वां प्रश्न पूरा हो गया है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लें। भरोसा रखें 24 मार्च के दिन यदि आपको पूरे अंक राजनीति शास्त्र में लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। 10 में से 5 प्रश्न आपके 100% रहेंगे एग्जाम में, कंप्लीट कर लेना।